नमस्कार। हम सब ने कभी न कभी कोई बैंक फॉर्म, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी या शायद इन्वेस्टमेंट का पेपर भरा होगा और उसमें हमेशा एक छोटा सा कॉलम आता है, नॉमिनी या नामांकित व्यक्ति। हम भी अक्सर अपने किसी करीबी का भाई, बहन, दोस्त किसी का भी नाम लिखकर आगे बढ़ जाते हैं। सोचते हैं चलो काम खत्म। लेकिन असल में यहीं से एक बहुत बड़ी कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जिसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है और कभी-कभी तो पारिवारिक झगड़े भी हो जाते हैं। आज हम इसी एक शब्द के पीछे छिपे कानूनी झोल को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो इस उलझन को परत दर परत खोलते हैं। तो हमारा मिशन साफ है, ये जानना कि नामांकित व्यक्ति यानी नॉमिनी और कानूनी वारिस यानी लीगल हेयर के बीच की इस जंग में आखिर जीत किसकी होती है। और ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है। ये हर उस इंसान से जुड़ा है जिसने अपनी मेहनत की कमाई कहीं पर जमा की है। ज्यादातर लोग यही मानकर चलते हैं कि जिसे नॉमिनी बना दिया बस पैसा उसी का हो गया। लेकिन कानून की नज़र में कहानी बिल्कुल अलग है। आज हम इसी सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में देखेंगे कि आपकी संपत्ति का असली हकदार कौन है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं सबसे पहले उसी सवाल से जिसे लेकर सबसे ज्यादा भ्रम है। ये नॉमिनी आखिर होता कौन है? स्रोत कहते हैं कि ये वो व्यक्ति है जिसका नाम आपके बैंक खाते, बीमा पॉलिसी या म्यूचुअल फंड में इसलिए डाला जाता है ताकि आपकी मृत्यु के बाद वो कंपनी या बैंक से पैसा आसानी से क्लेम कर सकें। यहाँ तक तो सब ठीक लगता है ना? हाँ, लेकिन पेंच यहीं पर है। नॉमिनेशन का जो मकसद है वो प्रक्रिया को आसान बनाना है, मालिकाना हक तय करना नहीं। हमारे स्रोत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द इस्तेमाल हुआ है, ट्रस्टी। ट्रस्टी। नॉमिनी आपकी संपत्ति का मालिक नहीं, बल्कि सिर्फ एक, आप कह लीजिए, रखवाला या केयरटेकर होता है। उसकी कानूनी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि वो पैसा लेकर असली हकदारों तक पहुंचा दे। एक मिनट, ये बात थोड़ी अजीब नहीं है? अगर मैंने अपने बैंक खाते में अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त को नॉमिनी बनाया है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैं चाहती हूँ कि पैसा उससे मिले। क्या कानून मेरी इस नीयत को नहीं समझता? ये एक बहुत ही हौजी सवाल है और ज्यादातर विवाद इसी सोच से पैदा होते हैं। देखिए, कानून आपकी नीयत को समझता है, लेकिन उसके लिए एक अलग और ज्यादा मजबूत तरीका है जिस पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल नॉमिनेशन के कानून का मकसद बहुत सीमित है। सोचिए, अगर नॉमिनेशन का सिस्टम ना हो तो क्या होगा? खाताधारक की मृत्यु के बाद उसके परिवार वालों को पैसा निकालने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। सक्सेशन सर्टिफिकेट लाना होगा, जिसमें महीनों या कभी-कभी साल भी लग सकते हैं। नॉमिनी इस पूरी प्रक्रिया को बाईपास करके तुरंत पैसा निकलवा सकता है ताकि परिवार को फौरी तौर पर आर्थिक मदद मिल सके। अच्छा, तो मतलब नॉमिनी का काम एक तरह से एक पोस्टमैन जैसा है जो चिट्ठी लेकर सही पते पर पहुंचाता है, पर चिट्ठी पर उसका कोई हक नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत अच्छा शुरुआती बिंदु है और इस पोस्टमैन की एक कानूनी जिम्मेदारी भी है। अगर वो चिट्ठी गलत पते पर दे दे या खुद रख ले तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। नॉमिनी के साथ भी ठीक यही होता है। वो उस पैसे को अपनी निजी संपत्ति नहीं मान सकता। वो सिर्फ एक माध्यम है, मंजिल नहीं। ठीक है, तो अगर नॉमिनी सिर्फ एक केयरटेकर है, तो सवाल ये उठता है कि असली पार्टी का मालिक कौन है? यहीं पर कानूनी वारिस या लीगल हेयर की भूमिका आती है ना? बिल्कुल। कानूनी वारिस वो लोग होते हैं जिन्हें कानून आपकी संपत्ति का असली मालिक मानता है, और ये आप या मैं तय नहीं करते। ये देश का उत्तराधिकार कानून तय करता है। स्रोत साफ बताते हैं कि अलग-अलग धर्मों के लिए ये नियम अलग-अलग हो सकते हैं। जैसे कि क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं जिससे बात और साफ हो जाए? इसी तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अपने नियम हैं। तो मुद्दा यह है कि कानूनी वारिस आपके पारिवारिक रिश्तों से तय होता है, आपकी मर्जी से नहीं। संपत्ति का अंतिम मालिकाना हक इन्हीं लोगों का होता है। चलिए एक काल्पनिक स्थिति सोचते हैं ताकि ये और भी साफ हो जाए। मान लीजिए रमेश जी ने अपने बैंक खाते में अपने छोटे भाई सुरेश को नॉमिनी बना दिया। रमेश जी शादीशुदा हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। अब अगर रमेश जी को कुछ हो जाता है तो उस बैंक खाते के पैसे का क्या होगा? ये एक बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि ऐसी स्थितियां बहुत आम हैं। इस केस में बैंक अपनी प्रक्रिया के अनुसार खाते में जमा सारा पैसा नॉमिनी यानी सुरेश को दे देगा। बैंक का काम यहीं खत्म। लेकिन यहां से सुरेश की कानूनी जिम्मेदारी शुरू होती है। कानून के मुताबिक उस पैसे का असली हक रमेश जी के क्लास 1 वारिसों यानी उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चों का है।
सुरेश को वो सारा पैसा अपनी भाभी और भतीजे भतीजों को सौंपना होगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर सुरेश की नीयत खराब हो जाए और वो कहे कि भैया ने मेरा नाम लिखा था तो पैसा मेरा है, और वो पैसे देने से मना कर दे, तब क्या होगा? और दुर्भाग्य से ऐसा होता भी है। यहीं पर कानून वारिसों को मजबूती देता है। रमेश जी की पत्नी और बच्चे सुरेश के खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं और अपना हक मांग सकते हैं, और कानून पूरी तरह से उनके पक्ष में होगा। इस मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट अपना रुख कई बार साफ कर चुकी है। हाँ, मैंने भी स्रोतों में पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर एक स्पष्ट फैसला है। क्या ये सच है कि देश की सबसे बड़ी अदालत भी नॉमिनी को मालिक नहीं मानती? ये बिल्कुल सच है, और ये कोई हालिया फैसला नहीं है। ये एक स्थापित कानूनी सिद्धांत है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि नॉमिनी केवल संपत्ति प्राप्त करने वाला एक एजेंट या ट्रस्टी है, मालिक नहीं। नॉमिनेशन का उद्देश्य केवल कंपनियों और बैंकों को इस झंझट से बचाना है कि वे असली वारिस की खोज करें। वे रिकॉर्ड में दर्ज व्यक्ति को पैसा देकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। असली मालिकाना हक का फैसला उत्तराधिकार कानून के हिसाब से ही होगा। वाह, मतलब ये इतना साफ होने के बावजूद भी लोग इतनी बड़ी गलती करते हैं। तो फिर इस पूरे कंफ्यूजन से बचने का कोई रास्ता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं ये सुनिश्चित कर सकूं कि मेरा पैसा उसी व्यक्ति को मिले जिसे मैं देना चाहती हूं, चाहे वो मेरा कानूनी वारिस हो या ना हो? बिल्कुल है, और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा किरदार आता है वसीयत। वसीयत एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें आप साफ साफ लिखते हैं कि आपकी मृत्यु के बाद आपकी कौन सी संपत्ति किसे मिलेगी। एक सही ढंग से बनाई गई और रजिस्टर्ड वसीयत उत्तराधिकार के सामान्य नियमों को ओवरराइड कर देती है, यानी उसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। मतलब अगर हम रमेश जी वाले उदाहरण पर वापस जाएं और रमेश जी ने अपने भाई सुरेश को नॉमिनी बनाने के साथ साथ एक वसीयत भी बनाई होती जिसमें लिखा होता कि मेरे बैंक खाते का सारा पैसा मेरे भाई सुरेश को ही मिलेगा, तो क्या तब पैसा सुरेश का हो जाता? हाँ, तब स्थिति बिल्कुल बदल जाती। उस सूरत में सुरेश का दावा मजबूत हो जाता, क्योंकि उसके पास सिर्फ नॉमिनेशन नहीं बल्कि खाता धारक की अंतिम इच्छा का कानूनी प्रमाण यानी वसीयत भी होती। वसीयत आपकी नीयत को कानूनी जामा पहनाती है। तब कानूनी वारिस यानी पत्नी और बच्चे उस पैसे पर दावा नहीं कर सकते थे। इसलिए अगर आप अपनी संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहते हैं जो आपका सीधा कानूनी वारिस नहीं है, तो सिर्फ नॉमिनेशन करना काफी नहीं है, वसीयत बनाना बेहद जरूरी है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसका मतलब है कि नॉमिनेशन एक आधा अधूरा काम है, असली ताकत तो वसीयत में है। लेकिन क्या ये नियम हर तरह की संपत्ति पर एक जैसा लागू होता है या इसमें भी कोई पेंच है? आपने बहुत सही सवाल पूछा। यहीं पर यह चर्चा और भी गहरी हो जाती है। ज्यादातर मामलों में, जैसे बैंक डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी के लिए, वसीयत ही सर्वोच्च होती है। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं जहां नॉमिनेशन की ताकत बढ़ जाती है। अपवाद? ये तो दिलचस्प है। कहां पर? सबसे बड़ा उदाहरण है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड (ईपीएफ) और कंपनी के शेयर्स। ईपीएफ कानून के अनुसार आपके पीएफ खाते के लिए किया गया नॉमिनेशन फाइनल माना जाता है और उस पर किसी और कानून का असर नहीं होता। मतलब अगर आपने अपने पीएफ खाते में किसी को नॉमिनी बनाया है तो पैसा उसी को मिलेगा, भले ही आपकी वसीयत में कुछ और लिखा हो या आपके कानूनी वारिस कोई और हो। अरे वाह, तो ये तो पूरी कहानी ही पलट देता है। मतलब पीएफ के मामले में नॉमिनी ही असली मालिक बन जाता है। काफी हद तक हाँ। इसी तरह कंपनी एक्ट 2013 के तहत कंपनी के शेयर्स के मामले में भी नॉमिनी को बहुत ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। कुछ कानूनी व्याख्याओं के अनुसार शेयर्स के मामले में भी नॉमिनी का हक कानूनी वारिसों से ऊपर माना जा सकता है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां कानून अभी भी थोड़ा धुंधला है और अलग अलग अदालतों के फैसले अलग अलग रहे हैं। लेकिन एक सामान्य नियम यह है कि पीएफ और शेयर्स के लिए नॉमिनेशन करते समय आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यहां आपका नॉमिनी ही लगभग मालिक बन सकता है। तो आज की चर्चा का निचोड़ क्या है, अगर हमें इसे कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटना हो? मुझे लगता है 4 मुख्य बातें हैं। पहली, नॉमिनी सिर्फ एक केयरटेकर है, मालिक नहीं। उसका काम पैसा लेकर असली वारिस को देना है। दूसरी, आपकी संपत्ति का असली मालिक आपका कानूनी वारिस होता है, जो कानून द्वारा तय होता है। तीसरी, अगर आप अपनी मर्जी से किसी को अपनी संपत्ति देना चाहते हैं तो सिर्फ नॉमिनेशन पर भरोसा ना करें, एक मजबूत वसीयत जरूर बनाएं। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये याद रखें कि पीएफ और शेयर्स जैसे कुछ मामलों में नॉमिनेशन के नियम अलग और ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं, इसलिए वहां सोच समझकर फैसला लें।
ये बिल्कुल साफ हो गया। नॉमिनेशन एक सुविधा है, वसीयत आपकी इच्छा है और कानूनी वारिस आपका अधिकार। इन तीनों के बीच का संतुलन समझना ही सही वित्तीय योजना है। ये जानकारी न जाने कितने परिवारों को भविष्य के विवादों से बचा सकती है। निश्चित रूप से जानकारी का अभाव ही सबसे बड़ा दुश्मन है। लोग प्यार और भरोसे में नॉमिनी तो बना देते हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया को नहीं समझते, जिससे बाद में रिश्तों में भी खटास आ जाती है। और जब हम वसीयत की बात कर ही रहे हैं, तो एक विचार मन में आता है जिस पर हमारे स्रोतों में सीधे तौर पर बात नहीं हुई है, लेकिन ये इस चर्चा का अगला तार्किक कदम है। हमने ये तो समझ लिया कि एक वसीयत आपकी इच्छा को कानून का रूप देती है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या एक वसीयत को भी चुनौती दी जा सकती है? किन आधारों पर एक परिवार का सदस्य आपकी लिखी अंतिम इच्छा को कोर्ट में गलत साबित करने की कोशिश कर सकता है? और आप अपनी वसीयत को इतना आयरन क्लैड या मजबूत कैसे बना सकते हैं कि उसे कोई चुनौती ना दे सके? इस पर भी विचार किया जा सकता है।